नमस्कार साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो सोना एक दिन के अंदर कुछ रुपए से बढ़ा करता था, आज एक दिन में 10,000, 20, 30,000 तक छलांग लगा रहा है। इसके काफी सारे रीजंस बताए जाते हैं, लेकिन एक सबसे प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है, विश्व के अंदर सोने की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाना। विश्व के काफी सारे देश अपने रिजर्व के अंदर गोल्ड की वैल्यू लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। जहां पे फॉरेक्स रिजर्व के अंदर डॉलर हुआ करता है, विश्व के और देशों की करेंसीज हुआ करती है, इसके साथ साथ गोल्ड रिजर्व रखे जाते हैं। तो डॉलर पर भरोसा जैसे जैसे कम होता जा रहा है, तो डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है और गोल्ड रिजर्व की वैल्यू देशों के द्वारा अपने फॉरेक्स रिजर्व के अंदर बढ़ाई जा रही है। यही कारण है कि मार्केट में सोने की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है, उस चीज की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है, प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। डिमांड सप्लाई का नॉर्मल रूल है इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यही चीज गोल्ड के साथ होती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो आज के सेशन में इसी चीज की चर्चा हम करने वाले हैं कि किस प्रकार से डॉलर, जो कि वैश्विक ट्रेड की एक करेंसी हुआ करता था, एक टाइम पे विश्व में काफी विश्वसनीय करेंसी माना जाता था, उसके ऊपर विश्वास धीरे धीरे देशों का कम कैसे होता जा रहा है और आखिर उस मुकाम तक डॉलर पहुंचा कैसे था। सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाएगा। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें, अपनी जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में भी बता कर जाएं। आते हैं आज के मुद्दे पर। देखिए, गोल्ड के प्राइस किस प्रकार से 2016-17 में जो 29,000, 30,000 तक लगभग गोल्ड था, आज 2025 की यदि बात करें तो 1 लाख रुपए तक पहुंच गया और आज की टुडेज वैल्यू की यदि बात करें तो लगभग 1,64,000 रुपए गोल्ड का प्राइस है। देख रहे हो कितना अंतर आ चुका है। पिछले 4 से 5 सालों में डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना तक गोल्ड बढ़ चुका है। तो ये यहाँ पे गोल्ड की स्थिति है, लगातार इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और मार्केट के अंदर डिमांड इसकी लगातार जनरेट होती जा रही है और इसकी एक वजह है डॉलर पर घटता हुआ लगातार भरोसा। आप देखो कि किस प्रकार से देशों के द्वारा गोल्ड रिजर्व को लगातार बढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स की यदि बात करें तो ये जो आपको देश दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से रशिया है, जापान है, टर्की है, इंडिया है और चाइना है, इन देशों के द्वारा सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा गया है, जिसमें से पहले नंबर पर आता है चाइना। लगभग 350 टन गोल्ड चाइना के द्वारा खरीदा गया। उसके बाद नंबर आता है भारत का, लगभग 226-250 टन के आसपास भारत के द्वारा गोल्ड खरीदा गया। टर्की है, जापान है और उसके बाद रशिया, ये सब भी लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं और ऐसे ऐसे देश गोल्ड खरीद रहे हैं जो कि गोल्ड रिजर्व रखा ही नहीं करते थे। जैसे कि पोलैंड का नाम आता है। पोलैंड गोल्ड रिजर्व नहीं रखा करता था, लेकिन पोलैंड ने भी खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि आज गोल्ड पे भरोसा करना देशों की मजबूरी हो चुकी है, जिस प्रकार की डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हैं। सभी चीजों को डिटेल में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप ये देखो कि आज के टाइम पे भी सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व यूएसए के पास है, लगभग 8,000 टन गोल्ड रिजर्व यूएसए रखता है। उसके बाद ये जो कुछ यूरोपियन देश हैं, जर्मनी, इटली, फ्रांस है, इनके पास लगभग 2,500 टन का गोल्ड रिजर्व है। उसके बाद रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, इंडिया जैसे देश आते हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा गोल्ड रिजर्व भी बढ़े, क्योंकि डॉलर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन महाशय की वजह से आज इस प्रकार की हालत डॉलर की हो चुकी है। तो किस प्रकार से डॉलर इस मुकाम पर पहुंचा था और कैसे गिरा, सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखो, कहानी के माध्यम से हम इसको देखेंगे। शुरुआत होती है लगभग 8,000 साल पहले। लोगों ने पशुपालन करना शुरू किया, खेती करना शुरू किया। हर व्यक्ति अपनी जरूरत का सामान नहीं उगा पाता था। मैंने कुछ उगाया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे किसी दूसरे चीज की जरूरत है, तो मैं जाकर उसको एक्सचेंज करके अपनी जरूरत का सामान ले आऊंगी। तो इसको क्या बोला जाता है? बार्टर सिस्टम बोला जाता था। मेसोपोटामिया के अंदर बार्टर सिस्टम की शुरुआत होती है। जरूरत के सामान एक दूसरे से लेन देन करके काम चलाया जा रहा था। लेकिन इसमें दिक्कतें आ रही थी। भाई, मैं किसी के पास सामान लेकर जा रही हूँ, मान लो उसे मेरा वो सामान चाहिए ही नहीं, फिर मैं क्या करूंगी? तो इसलिए ऐसी दिक्कतों को खत्म करने के लिए कमोडिटी मनी की शुरुआत हुई। अब जरूरत का सामान नहीं दिया जाएगा, कुछ कीमती सामानों को तय कर लिया गया। यहाँ पे जैसे जौ है, ऊन है, चांदी है, इनको कीमती माना जाता था। तो अब ये सामान देंगे और बदले में अपनी जरूरत का सामान, जो भी है, अनाज या फिर सब्जियां, फल, जो भी चाहिए, इनके बदले में लाया जाएगा। तो इनको कमोडिटी मनी की तरह देखा गया। जो महंगी चीजें थी वो यहाँ पे काम करना शुरू की। इसके बाद 1200 ईसा पूर्व की बात आई। चीन के अंदर कौड़ियों को करेंसी बनाया गया। अब क्या होगा? ट्रेड कौड़ियों के अंदर होगा। जितनी कौड़ियां होंगी उसके हिसाब से ट्रेड होता जाएगा। जैसे आप आज हम पैसे को काम में लेते हैं, उस वक्त कौड़ियों को काम में लिया जाता था। 1200 ईसा पूर्व के अंदर कौड़ियों की शुरुआत होती है। उसके बाद 600 ईसा पूर्व में पहली बार सिक्के चलाए जाते हैं करेंसी के तौर पर। टर्की के एक राजा थे जिनका नाम था एडियटस, इनके द्वारा पहली बार सोने चांदी के सिक्के चलाए गए। उसके बाद धीरे धीरे करके सब जगह सिक्के चलना शुरू हुए। भारत में भी लगभग इसी टाइम पर सिक्कों का चलन शुरू हुआ था। अब यहाँ पे सिक्कों में दिक्कत क्या थी?
चीन के लोगों को दिक्कत आनी शुरू हुई। सबसे पहले देखो, जहां पे दिक्कत आती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। चीन के लोग जब ट्रेड किया करते थे ना, तो इतने सारे सिक्कों का वजन लेकर चलना काफी मुश्किल उनके लिए हो जाता था। तो इन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। तो इन्होंने सिक्कों की बजाय पेपर करेंसी की शुरुआत की। जिस प्रकार से सिक्कों के अंदर आपने वैलिडिटी डाली हुई है, ऐसे ही पेपर के अंदर वैलिडिटी डाल दो। तो इस प्रकार से पेपर करेंसी की शुरुआत चीन के अंदर होती है सबसे पहले, और धीरे धीरे चीन की ये पेपर करेंसी 1661 के अंदर यूरोप पहुंच जाती है। लेकिन इसके पीछे शर्त रखी जाती है कि सोना चांदी देना पड़ेगा। ये जितनी भी पेपर करेंसी बनाई जा रही है, बैक्ड होंगी सोने चांदी के माध्यम से। तो यहीं से धीरे धीरे करके गोल्ड स्टैंडर्ड की शुरुआत होती है। 1870 का दशक आते आते सोने के बदले में पेपर नोट का इस्तेमाल करना काफी आम हो गया कि जितना सोना होगा उसके बदले में पेपर करेंसी छाप दी जाएगी, और ये पेपर करेंसी का इस्तेमाल आपस में लेन देन के लिए किया जाएगा। तो ये जो करेंसी के बदले में पीछे गोल्ड रखा हुआ है बैक में, उसको क्या बोला जाता था? गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया। धीरे धीरे ये गोल्ड स्टैंडर्ड पूरे विश्व में लोकप्रिय होने लगा। देश जितनी भी करेंसी छापते थे, उसके पीछे उतनी ही मात्रा का, उतनी ही वैल्यू का गोल्ड उनके द्वारा रखा जाता था। और उस टाइम की यदि आप बात करोगे तो ब्रिटेन दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हुआ करता था। 60% ग्लोबल ट्रेड ब्रिटेन की पाउंड स्टर्लिंग के अंदर हुआ करता था, और ब्रिटेन का 1 पाउंड स्टर्लिंग 7.2 ग्राम सोने के बराबर था। तो ब्रिटेन का काफी दबदबा विश्व के अंदर हुआ करता था। काफी बड़ी कॉलोनियल पावर उस वक्त ब्रिटेन थी। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 के अंदर शुरू होता है, ब्रिटेन का दबदबा धीरे धीरे कम होता है। 1914 के अंदर जिन भी देशों ने वॉर में पार्टिसिपेट किया था, वो सब धीरे धीरे करके अमेरिका पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं। जंग में शामिल जितने भी देश थे, सोने के बदले में करेंसी छापना ही बंद कर देते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि सोने के बदले में करेंसी छप रही है, सोना जितना है पीछे, उसके बदले में उतनी ही करेंसी आगे छापी जा रही है। लेकिन इन देशों ने करेंसी छापना ही बंद कर दिया और अपना सोना सीधे अमेरिका को देने लगे। अमेरिका को सोना देके उससे उनके बदले में कच्चा माल, सामान, खाना, हथियार, ये सब अमेरिका से खरीदना इन्होंने शुरू कर दिया। और यहीं से अमेरिका के वर्चस्व की, अमेरिका की करेंसी के वर्चस्व की शुरुआत होती है। अब आप देखो कि जंग से पहले अमेरिका के ऊपर $2.2 बिलियन का कर्जा था। लेकिन जब जंग खत्म हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अमेरिका को बाकी देशों से $6.4 बिलियन लेने थे। मतलब जो अमेरिका देनदार हुआ करता था, अब वो लेनदार बन गया। ऐसे में अमेरिका की इकोनॉमिक सिचुएशन काफी ज्यादा मजबूत होने लगी। इसके साथ ही उसका गोल्ड रिजर्व भी बढ़ने लगा, क्योंकि ये सारे देश अमेरिका को गोल्ड देके ये सारा सामान अमेरिका से खरीदा करते थे। लेकिन धीरे धीरे 1929 में महामंदी की शुरुआत हुई। आप सभी को पता है 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो ऐसे में गिरती हुई इकोनॉमी को देख लोगों का करेंसी से भरोसा उठने लगा। लोगों ने करेंसी के बदले में सोना ले लेके अपने घरों के अंदर भरना शुरू कर दिया। लोग करेंसी ले जाने लगे और बोलने लगे कि इसके बदले में जो हमारा सोना है वो हमें वापस कर दो, क्योंकि सोने से बैक तो चीजें चली रही थी। ऐसे में धीरे धीरे करके बैंक डिफॉल्ट करने लगे। ब्रिटेन ने 1931 में गोल्ड स्टैंडर्ड ही बंद कर दिया कि ये जो आपकी करेंसी है वो गोल्ड से बैक नहीं है। फिलहाल के लिए अमेरिका के अंदर अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा है, लेकिन यूके के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा गोल्ड स्टैंडर्ड को क्लोज कर दिया गया कि अब जितनी भी करेंसी है वो गोल्ड से बैक नहीं रहेगी। इस बीच 1939 में अगेन सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। मतलब स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके अलावा अमेरिका के द्वारा भी 1933 में $100 से ज्यादा सोना रखने पर रोक लगा दी जाती है। तो इस प्रकार से पुराना वाला गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम मतलब कि फेल होता जा रहा है। जैसे ही थोड़ी दिक्कत आने लगती है इकोनॉमी में, लोग भागते हुए जाते हैं, अपनी करेंसी देते हैं और सोने की डिमांड करते हैं। सारे ही लोग सोना ले जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इस प्रकार से गोल्ड स्टैंडर्ड की कमियां उजागर होने लगी। तो धीरे धीरे नए सिस्टम पर बात होनी शुरू हुई। 1944 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो एक नए मॉनेटरी सिस्टम की शुरुआत की जाती है, एक नया मॉनेटरी सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाता है। 1944 में अमेरिका के न्यू हेमिस्फीयर शहर में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें ब्रेटन वुड सिस्टम तय किया जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हथियार सामान बेचकर खूब पैसे कमाए थे, वहीं यूरोपीय देश कर्जे में डूबते चले गए। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखोगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, यूरोपियन नेशंस का दबदबा बिल्कुल कम हो गया, उनका प्रभाव विश्व के अंदर बिल्कुल जीरो हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, और अमेरिका यहां से एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरा और अमेरिका की करेंसी पर काफी सारे देशों को भरोसा होने लगा। और इसी का ये नतीजा निकला कि देश अब अपनी करेंसी की वैल्यू सोने की बजाय डॉलर के हिसाब से तय करने लगे। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम था जिसके अंदर ये तय किया गया, अब हर देश की करेंसी की वैल्यू डॉलर से पैक की जाएगी, डॉलर से कमेंसुरेट की जाएगी, और इसके बाद डॉलर की वैल्यू गोल्ड के आधार पर निर्धारित होगी। मतलब डॉलर गोल्ड से पैक रहेगा और बाकी सारी करेंसीज डॉलर से पैक रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी। डॉलर की वैल्यू सोने से तय हो जाएगी। और कर्ज में डूबे हुए देशों की मदद के लिए दो इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए गए, एक तो वर्ल्ड बैंक और दूसरा आईएमएफ। आईएमएफ देशों को लोन देने का काम करेगा, और ये जो लोन भी दिए जाएंगे ये भी डॉलर के अंदर ही दिए जाएंगे, और लोन चुकाना भी पड़ेगा तो भी डॉलर के अंदर ही चुकाना पड़ेगा। तो यहीं से डॉलर के वर्चस्व की शुरुआत होती है। 44 देशों के द्वारा मिलकर बाकायदा डॉलर को बेस करेंसी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर बनाया गया। उन सभी को भरोसा था कि डॉलर कभी डूबेगा नहीं, और जब भी अमेरिका से मांगा जाएगा डॉलर के बदले में अमेरिका सोना देगा, क्योंकि विश्व के 2/3 रिजर्व उस वक्त अमेरिका के पास थे।
विश्व युद्धों के दौरान अमेरिका को काफी सारा गोल्ड इन सभी देशों के द्वारा ही, यूरोपियन देशों के द्वारा ही ट्रांसफर किया गया था, जिसपे सोने के बदले में वो अमेरिका से जरूरत का सामान खरीदा करते थे। तो इस प्रकार से अमेरिका के पास काफी सारा गोल्ड हो गया और यहीं से डॉलर दुनिया की सबसे भरोसेमंद करेंसी बन जाती है और दुनिया भर के देश डॉलर के रिजर्व रखना शुरू करते हैं। अब तक लोग गोल्ड रख रहे थे, अब यहाँ पे डॉलर रखने की शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे ट्रेड के लिए भी इसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक समय फिर उसके बाद ऐसा आता है कि डॉलर को भी गोल्ड से अलग कर दिया जाता है। अब तक ये था कि डॉलर गोल्ड से बैक रहेगा, डॉलर गोल्ड से पैग रहेगा, लेकिन एक टाइम पे 1971 के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का बयान आता है कि अब डॉलर को गोल्ड से अलग किया जाता है, डॉलर की गोल्ड से बैकिंग खत्म की जाती है। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 15 अगस्त 1971 को इस प्रकार का ऐलान किया। डॉलर पर सोने के कारण जो भरोसा था अब वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। जो डॉलर छपेगा उसके पीछे गोल्ड की बैकिंग नहीं रहेगी और ये सारा जो भरोसा है अब उठकर किस पर आ जाता है, अमेरिका की सरकार पर आ जाता है, डिमांड और सप्लाई पर निर्भर हो जाता है और इसे ही फिएट मनी कहा जाता है, फिएट करेंसी कहा जाता है, जो कि डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होती है और उसको वैलिडिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ना कि पीछे रखे हुए किसी रिजर्व के द्वारा। तो अमेरिका के ऊपर अब पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, जो भी डॉलर छपेगा उसके पीछे सोना रखना जरूरी नहीं है। तो काफी सारा डॉलर अमेरिका के द्वारा छापा गया, लगातार डॉलर छापना अमेरिका ने शुरू किया, मार्केट में सप्लाई भी डॉलर की काफी ज्यादा उस वक्त बढ़ गई। तो धीरे धीरे मार्केट के अंदर डॉलर बढ़ने लगा और डॉलर का प्रभाव और ज्यादा तब बढ़ गया जब 1973 के अंदर अरब देशों के साथ, सऊदी अरब के साथ स्पेशली अमेरिका की एक डील हुई। अरब देशों के अंदर तेल काफी ज्यादा पाया जाता है, लेकिन उसको निकालने की तकनीक उनके पास नहीं थी, इसलिए 1933 में सऊदी अरब ने कैलिफोर्निया की एक कंपनी के साथ तेल के कुएं ढूंढने का एक ठेका लिया। 5 साल बाद एक बड़ा तेल का भंडार मिला, अमेरिका और यूरोप ने साझेदारी की और अरब देशों को ऑयल प्रोडक्शन अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। तेल इनके पास था, लेकिन तेल के कुएं ढूंढना, उसको टेक्नोलॉजी लगाना, उसमें तेल का प्रोडक्शन करना, ये सब टेक्नोलॉजी उनको अमेरिका और यूरोप के द्वारा दी गई। तो यहां से अमेरिका और अरब देशों के संबंध अच्छे बढ़ने लगे, तेल का प्रोडक्शन भी बढ़ने लगा। अमेरिका को सस्ता तेल यहाँ पे अरब देशों के द्वारा दिया जाता था, इसके बदले में अमेरिका के द्वारा सऊदी अरब को और बाकी अरब देशों को सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन ये चीजें भी फिर कुछ समय तक चली। 28 साल बाद लगभग 1973 के अंदर अरब इजराइल वॉर होता है, अमेरिका के द्वारा इजराइल का साथ दिया जाता है और अरब देशों के द्वारा सप्लाई रोक दी जाती है तेल की। उसके बाद 1974 में अमेरिका, सऊदी अरब और बाकी अरब देशों के साथ एक समझौता करता है, बोलता है कि अब से तेल को डॉलर के अंदर ही बेचा जाएगा और इसके बदले में आपकी सिक्योरिटी हम और ज्यादा बढ़ा देंगे। सऊदी अरब और अमेरिका की डील होती है, सऊदी तेल का कारोबार केवल डॉलर के अंदर ही करेगा, बदले में अमेरिका सुरक्षा और आर्थिक सहयोग अरब देशों को देने वाला है। और केवल सऊदी अरब ही नहीं, बाकी सारे जितने भी तेल बेचने वाले देश थे ना, उनके साथ भी अमेरिका के द्वारा ऐसी डील की गई और यहीं से एक वर्ड निकल कर आता है पेट्रो डॉलर, यानी पेट्रोलियम बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला डॉलर। जितना भी तेल बेचा जाएगा वो डॉलर के अंदर ही बेचा जाएगा। अब यहां से डॉलर पूरी तरीके से ग्लोबल ट्रेड की करेंसी बन जाती है, जितना भी तेल बेचा जा रहा है डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में नहीं बेचा जा रहा है। तो यहां से डॉलर और ज्यादा प्रभावी और ज्यादा प्रभुत्वशाली होना शुरू हो जाता है। अब इतिहास गवाह रहा है कि जो चीज एक टाइम पे पीक पर पहुंच जाती है उसके बाद धीरे धीरे करके उसका डिके जरूर से शुरू होता है। 2008 के अंदर अमेरिका से फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होते हैं, काफी सारे देशों के अंदर फैल जाते हैं, कई स्टॉक मार्केट क्रैश होते हैं, यूरोपियन यूनियन और एशियाई देशों की ग्रोथ पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है। ग्लोबल जीडीपी भी 5% से गिर जाती है और काफी सारे देशों को यह अंदाजा होता है कि अब डॉलर पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, डॉलर की बजाय और सारे करेंसीज के अंदर भी हमारे रिजर्व रखने होंगे। भारत, चीन, रूस जैसे देशों ने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर के अलावा अन्य करेंसीज भी रखनी शुरू की। देशों के फॉरेन रिजर्व में डॉलर का हिस्सा जो सन 2000 के अंदर 71% तक हुआ करता था, वो घटकर 2022 में 58% तक हो गया और इसके बाद 2020 तक आते आते फॉरेन रिजर्व का डॉलर आधा कर दिया गया और लोकल करेंसी में ट्रेड करना देशों के द्वारा शुरू किया गया। क्योंकि सबको पता है कि धीरे धीरे एक देश के पास यदि ज्यादा पावर हो जाती है, एक देश की करेंसी यदि ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो आने वाले समय में वो देश दादागिरी कर सकता है, जैसा यूएसए के द्वारा किया गया। यूएसए के द्वारा रूस के डॉलर जब्त कर लिए गए जब रूस के द्वारा क्रीमिया को कब्जाया गया। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए और रूस के जितने भी डॉलर थे उनको यूएसए के द्वारा जब्त कर लिया गया। और कहीं ना कहीं यहीं से देशों ने सोचना शुरू किया, आज रूस के साथ ऐसा हो रहा है, कल को यदि हमारे अमेरिका से संबंध अच्छे नहीं हुए तो अमेरिका हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है, इसलिए डॉलर पर निर्भरता कम करनी होगी। काफी सारे देश आपस में अपनी अपनी करेंसीज के अंदर ही ट्रेड करने लगे। इसके अलावा एशिया अफ्रीकी देशों का जो संगठन है ब्रिक्स, उसके द्वारा भी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए और आपसी व्यापार को लोकल करेंसी में करने पर बातचीत की गई। 2015 में रूस चीन कारोबार का 90% हिस्सा डॉलर में होता था, जो अब 99% लोकल करेंसी के अंदर होता है। पहले 90% तक डॉलर में करते थे, अब 99% लोकल करेंसी में करते हैं।
80% ईरान और रूस का ट्रेड भी लोकल करेंसी में होता है। इंडिया और रशिया में जितना भी ट्रेड होता है उसका भी लगभग 90% ट्रेड रूबल और रुपए में होता है। आप देख रहे हो किस प्रकार से सारे देशों के द्वारा डॉलर को बाईपास करने की कोशिश की जा रही है कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, ना कि डॉलर के अंदर। और चीन और भारत जैसे देश डॉलर के बजाय सोना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर और देशों की करेंसी इनके द्वारा रखी जा रही है, लेकिन किसी भी तरीके से डॉलर पर निर्भरता कम करने का प्रयास इन सभी देशों के द्वारा किया जा रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि क्या डॉलर का प्रभाव पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? क्या सभी देश जो सोना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे देशों की करेंसी रख रहे हैं, तो क्या डॉलर एक ग्लोबल ट्रेड की करेंसी के रूप में कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है? तो पूरी तरीके से बात नहीं की जा सकती। डॉलर के प्रभाव के कम होने की दर काफी कम है, मतलब उसका प्रभाव अभी भी विश्व में काफी ज्यादा है, और उसके ऑपोजिट उतनी ही प्रभावशाली करेंसी जिसमें पूरे विश्व के देशों के द्वारा ट्रेड किया जाए, वो फिलहाल के लिए दिखाई नहीं देती है। फिलहाल डॉलर पर विश्वास जरूर से कम हुआ है। लोग अपने जो देश हैं वो अपने फॉरेक्स रिजर्व को डाइवर्सिफाई भी जरूर से कर रहे हैं। जो लोकल ट्रेड है वो लोकल करेंसी के अंदर भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए डॉलर को पूरी तरीके से रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। और ऐसा जब भी होता है, जो तेल खरीद बनाने वाले जो नेशंस हैं उनके द्वारा टाइम एंड अगेन ये प्रयास किया गया है कि हम अपना जो तेल बेचें वो डॉलर के बजाय किसी और करेंसी में बेचें। और उन देशों का क्या हाल यूएसए के द्वारा किया गया है, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं। पहला एग्जांपल, 2002 में सद्दाम हुसैन ने घोषणा की थी कि हम अपना तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचेंगे, लेकिन इनके साथ क्या हुआ? अगले साल अमेरिका ने इराक में घुसपैठ कर उनको सत्ता से बाहर कर दिया। इसके अलावा 2009 में लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी ने अफ्रीकी करेंसी में तेल बेचने की बात कही थी, डॉलर में नहीं बेचेंगे, अफ्रीकी करेंसी में बेचेंगे। इसके बाद नेटो ने लीबिया में बमबारी की, गद्दाफी की हत्या करवा दी। और फिलहाल का सबसे रीसेंट एग्जांपल, इस आप सभी को काफी अच्छे से याद है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और इसके पीछे एक रीजन ये भी बताया जाता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 2018 में यह घोषणा की थी कि वो अपना तेल डॉलर के अंदर नहीं बेचेगा। अमेरिका ने हमला किया, राष्ट्रपति को उठवा लिया। मतलब डॉलर की वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, और ग्लोबल वैश्विक ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता है, उससे उसका प्रभुत्व काफी ज्यादा बनता है। तेल को बेचने के लिए डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए डॉलर का प्रभुत्व काफी ज्यादा है। जब तेल बेचने वाले देश ही डॉलर का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, और डॉलर की वैल्यू कम होगी, वैसे ही अमेरिका जिस महाशक्ति के रूप में आज विराजमान है वो स्टेटस भी कहीं ना कहीं अमेरिका से छिनना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर अमेरिका स्टार्टिंग से ही काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स अपनाता रहा है। ब्रिक्स के द्वारा भी हाल ही में जिस करेंसी को लागू करने की बात कही गई थी कि सारे ब्रिक्स देश अपनी एक जॉइंट करेंसी निकालेंगे, उसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यदि तुमने करेंसी निकाली तो तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसके अलावा 2022 में ट्रंप ने रूस के $300 बिलियन फ्रीज कर दिए थे। तो इस प्रकार के स्टेप आए दिन अमेरिका डॉलर की वैल्यू बनी रहे इसके लिए उठाता रहता है। लेकिन विश्व के काफी सारे देश फिलहाल के लिए डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगेन वही बात, डॉलर के ओपोजिशन में उतनी प्रभावशाली करेंसी फिलहाल के लिए नहीं है। डॉलर के बाद जो सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है वैश्विक स्तर पर वो यूरो के अंदर किया जाता है, लेकिन यूरोप के द्वारा कभी भी अपनी करेंसी को ग्लोबल ट्रेड की करेंसी बनाने का प्रयास ही नहीं किया गया। इसके अलावा और भी काफी सारी करेंसीज है, जैसे पाउंड है, कैनेडियन डॉलर है, चाइनीज रेनमिनबी है। चाइना के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि अपनी करेंसी को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाई जाए। 2009 के अंदर चीन के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस प्रकार का सुझाव दिया था कि चाइना की करेंसी को ग्लोबल करेंसी बना दो। 2016 में दुनिया भर के फॉरेक्स रिजर्व के अंदर रेनमिनबी $19 बिलियन थी, 2025 में दुगने से ज्यादा बढ़कर $250 बिलियन हो गई। मतलब चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सारा जो विश्व का व्यापार है वो चाइनीज रेनमिनबी के अंदर धीरे धीरे करके ट्रांसफर किया जाए। हालांकि चाइना की वैल्यू या फिर चाइना की करेंसी के अंदर जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है वो अभी भी काफी कम है, उसका वॉल्यूम अभी भी काफी कम है। लेकिन जिस प्रकार से प्रयास चीन के द्वारा किए जा रहे हैं ना, तो एक टाइम पे चीन अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश जरूर से करेगा। इसके अलावा यदि ब्रिक्स देशों की करेंसी भी निकाली जाती है तो उसमें भी चीन अपना दबदबा बनाने रखने की कोशिश करेगा। हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते आए हैं किस प्रकार से चीन के द्वारा अमेरिका को हर सेक्टर में टक्कर देने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो, कोई सा भी क्षेत्र हो। चीन चाह रहा है कि अमेरिका को रिप्लेस करके भविष्य में एक बड़ी सुपर पावर बना जाए, और उसके लिए करेंसी मजबूत होना, विश्व के देशों का उस पर भरोसा करना काफी ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए लगातार प्रयासरत चीन है। तो आज के सेशन में हमने बात की डॉलर किस प्रकार से उठा और किस प्रकार से उस पर भरोसा काफी सारे देशों का कम होता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, जिस प्रकार की अनसर्टेन पॉलिसी उनके द्वारा अपनाई जाती है। इसके अलावा अमेरिका पर लगातार विदेशी कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सभी चीजें रीजन है कि डॉलर पर आज के समय विश्वास कम होता जा रहा है। आप लोगों का इस विषय पर क्या मानना है? क्या डॉलर के ऊपर इस वक्त जो भरोसा घट रहा है उसका फायदा चीन और भारत जैसे देशों को मिलकर उठाने का प्रयास करना चाहिए? कितना फायदा उसका चीन उठाने वाला है, और भारत को अपनी करेंसी को डेवलप करने के लिए और ज्यादा उस पर भरोसा बढ़ाए रखने के लिए क्या काम करने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में।
वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।